नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी कमेंट भी की हैं, कुछ लोगों ने डाउट भी कमेंट में पूछे हैं। और किसी लड़की ने पूछा है कि बीएड चल रही है उनकी, सेकेंड ईयर है शायद, फाइनल ईयर, और उनको सीटेट का देना है एग्ज़ाम। तो हाँ, दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अपने किसी एक या दो दोस्त को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट सी टेट की, उनको आप शेयर कर दें। बाकी हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो कि बाल विकास से संबंधित था। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की विशेषताएं, बाल विकास की अवस्थाएं, इनसे संबंधित एक टॉपिक और है बाल विकास के सिद्धांत। हमने पहले टॉपिक में भी इसको पढ़ा है, लेकिन इस टॉपिक में हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ज़्यादातर किताबों में देखा है कि ये टॉपिक और ये दोनों टॉपिक एक टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग अलग किया है क्योंकि वो फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक बन जाता है और फिर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमें। इसलिए मैंने दो टॉपिक को अलग अलग कर दिया, वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में बाल विकास के सिद्धांत से। तो मैंने इसको थोड़ा सा उससे अलग कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बाल मनोविज्ञान, पहले हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। हम बाल विकास के सिद्धांत अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें हम बाल विकास के सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे। हमने पहले टॉपिक में भी पढ़े हैं और हम इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद बाल विकास की हम प्रकृति पढ़ेंगे। बाल विकास के सिद्धांत हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको आप याद कर लें या जिनको समझ लें। तो बाल मनोविज्ञान जो है वो बालक के मन का अध्ययन करता है। बालक के मन का अध्ययन, मन का अर्थ क्या है यहाँ पे? मन का अर्थ होता है बालक के मस्तिष्क का अध्ययन, बालक के दिमाग का अध्ययन, बालक की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है, मतलब बालक के मस्तिष्क का अध्ययन करता है। यदि आपको ऑप्शन में मन ना मिले तो आप मस्तिष्क लगाएं, और मस्तिष्क ना मिले तो मन लगाएं, और मन और मस्तिष्क दोनों ऑप्शन में मिले तो मस्तिष्क का आप चुनाव करें। तो बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है। पहले इसको कहते थे बालक का मन, लेकिन अब कहते हैं बालक का मस्तिष्क का अध्ययन। इसके बाद दूसरा है बालक का शारीरिक विकास उतना महत्वपूर्ण है। बालक का शारीरिक विकास जितना महत्वपूर्ण है, मानसिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विकास के इस टॉपिक में शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये दोनों विकास महत्वपूर्ण हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारे विकास महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, ये सभी विकास महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया है कि विकास की प्रक्रिया में ये सारे विकास, ये सारे पक्ष उसके अंतर्गत आते हैं विकास के, और ये सारे महत्वपूर्ण भी हैं। हम किसी को भी इनमें से अवॉइड नहीं कर सकते, ना शारीरिक विकास को, ना मानसिक विकास को, ना भावात्मक विकास को। हम किसी को भी इनमें से अवॉइड नहीं कर सकते। तो बालक के विकास में शारीरिक विकास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही मानसिक विकास भी महत्वपूर्ण है, उतना ही भावात्मक विकास भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भावात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भावात्मक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब शारीरिक विकास, बालक की हाइट कितनी बड़ी, बालक का वेट क्या है, बालक के बालों का रंग कैसा है, बालक के किसी की तुमने देखा होगा कि बालों का रंग उड़ जाता है, उसमें प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाती है, उसके बालों का रंग उड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें उसके शरीर से संबंधित हैं, वो शारीरिक विकास में आती हैं। और मानसिक विकास के अंतर्गत वो कैसे सोचता है, कैसी उसकी विचारधारा है, कैसी थॉट प्रोसेस है, पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उसका, उसकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, वो किस प्रकार दिमाग लगाता है, किस प्रकार का तर्क देता है, ये सारी चीज़ें मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। और भावात्मक विकास के अंतर्गत देखेंगे हम तो उसके भाव कैसे हैं, मतलब वो उसको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा तो नहीं आता, या हम उसकी भावनाएं कैसी हैं, आंतरिक भावनाएं, उसकी अभिवृत्ति, उसकी अभिरुचि कैसी है, ये सारी चीज़ें भावात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब का अध्ययन करते हैं बाल विकास में। और बाल मनोविज्ञान जन्म से लेकर, इसको आप नोट करें, ये जो बाल मनोविज्ञान जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक के विभिन्न विकासों का अध्ययन करता है। कहाँ से लेकर? जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक। बाल मनोविज्ञान जो है ज़्यादातर हमने देखा है कि ये मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तक विभिन्न जो उसमें विकास होते हैं, भावात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इन सब का अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास।
तो हमने तुम्हें पढ़ाया भी है कि जन्म से लेकर 17-18 वर्ष या परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था तक वो बालक का अध्ययन करता है। उसके बाद युवा अवस्था आ जाता, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है डिटेल से, क्योंकि इतना ही हमारे एग्जाम में आता है और हमें बाल विकास पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है। और जो बाल मनोविज्ञान है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विभिन्न विकासों का अध्ययन करता है। आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है कि बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर डैश 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 विभिन्न विकासों का अध्ययन करता है, तो किशोरावस्था लगाएंगे आप उसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी कि क्रो एंड क्रो ने इस संबंध में लिखा है कि बालक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये परिभाषा है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लें कि क्रो एंड क्रो ने बालक के संबंध में कहा है कि जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। इसके बाद जेम्स ड्रेवर की भी परिभाषा है, इसको भी आप याद कर लें कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं, जैसे 6वां पॉइंट है कि मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता, बल्कि जन्म का प्रारंभ गर्भधारण से होता है, कंसेप्शन से होता है। जब माता गर्भधारण करती है तब से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। मैंने विकास की प्रक्रिया में आपको ये समझाया भी है कि मानव का विकास जो है वो जन्म से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि प्रीनेटल स्टेज या गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। जबकि वृद्धि जो है वो जन्म से प्रारंभ होती है और वो तुम्हारी परिपक्व अवस्था या 17-18 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है, उसके बाद मंद हो जाती या रुक जाती। तो मानव जो है वो 7वां पॉइंट है, मानव जन्म तो मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है। मानव के विकास में जो मानव का जो जन्म होता है, बच्चे का जन्म जो हुआ, ये मानव के विकास में घटित होने वाली एक क्रिया है या एक परिवर्तन है। सिर्फ एक चेंजेस हुआ है कि उसका जन्म हो गया और अब उसकी और विकास होगा, उसका बाल्यावस्था में आएगा, किशोरावस्था में आएगा, युवा अवस्था में आएगा, युवा अवस्था के अलग अनुभव रहेंगे उसके बाद वह वृद्धावस्था तक जाएगा। इसके बाद जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक चीज़ें सीखेगा, उसका जन्म होना सिर्फ एक परिवर्तन है विकास की प्रक्रिया का। विकास की प्रक्रिया में बालक का जन्म हुआ सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन है कि उसका जन्म हो गया, अब उसकी बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं विकास में। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, मैंने पहले भी पढ़ाया है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है विकास। वृद्धि एक ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, वो जन्म से शुरू होती है और किसी परिपक्व अवस्था तक चलती है, लेकिन विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और मानव का जो जन्म है वो उस विकास की प्रक्रिया में मात्र एक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन इससे आ सकता है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि मानव के विकास में जन्म क्या है, एक प्रक्रिया है, एक परिवर्तन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो एक परिवर्तन है, एक चेंज हुआ है कि उसका जन्म हुआ, उसके बाद और भी चेंजेस होंगे। क्या क्या चेंज होंगे? उसकी बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, उसके अलग अलग अनुभव रहेंगे इन अवस्थाओं के, और जीवन पर्यंत तक विकास चलता है। तो ये जो चेंज हुआ है, उसका जन्म हुआ है, जो एक चेंज है, उस सभी प्रक्रियाओं में से एक चेंज हुआ है ये, और बहुत सारे चेंज होंगे उसमें, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखे बाबू। बाकी अगला है, यह वह परिवर्तन है जिसमें मानव प्राणी आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाह्य वातावरण को, देखो ये आंतरिक वातावरण जो है इसको त्याग देगा प्राणी। आंतरिक वातावरण अभी माता के घर में था तो उसको आंतरिक वातावरण मिल रहा था, अब लेकिन उसका जन्म हो गया तो उसको बाह्य वातावरण में पदार्पण करना पड़ा, मतलब बाह्य वातावरण में उसको समायोजन करना पड़ा, क्योंकि अब उसका जन्म हो गया। अभी उसको आंतरिक वातावरण मिल रहा था सिर्फ माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में रह रहा था तो उसको आंतरिक वातावरण मिल रहा था, अब लेकिन वो बाह्य वातावरण में आ चुका है क्योंकि उसका जन्म हो गया है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना गया है 1900। किताब में ये 1920 भी दिया जाता है, मैंने कुछ किताबों में देखा है 1920 है, लेकिन इसका सही आंसर यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट कंसेप्चुअल। इसको भी आप याद कर लें, लेकिन यदि आपको याद ना हो तो अपने नोट्स में लिख लें, इसको आप साथ में पढ़ते जाएं, जो चीज़ें आपसे ना बने उनको आप लिखते जाएं। खास तौर पे जो फैक्ट हो, फैक्ट को तो लिखना ही है, क्योंकि फैक्ट को हमें याद ही करना होता है, उनमें समझने का कुछ नहीं होता। जैसे हमने वो अभी पीछे ये फैक्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है, इसमें आपको समझने का कुछ नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। हमें इसको याद करना है, याद तभी होगा जब अपने आप नोट्स में लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप देखेंगे अगली बार रिवीजन करेंगे जब। तो
बाकी यहाँ हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझेंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन हम एक बार पढ़ेंगे और बस उनको लिख लेंगे अपने रजिस्टर में और फिर उनको याद करेंगे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ही विस्तार है। विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ही विस्तार है। और विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान जो बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। प्रीनेटल स्टेज और ये तुम्हारी इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, परिपक्वावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इन सारी अवस्थाओं का जो अध्ययन करता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान है। ये भी बाल मनोविज्ञान का ही विस्तार है। बाल मनोविज्ञान को विस्तार कर दिया, बाल मनोविज्ञान का आगे विस्तार हो गया तो बनाइए विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, नेचर ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे कि भैया बे बाल विकास की प्रकृति क्या है, नेचर कैसा है इसका। जैसे हम कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति का नेचर अच्छा है या इस व्यक्ति का नेचर खराब है, तो हम पढ़ेंगे कि नेचर कैसा है इसका। तो नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की क्या प्रकृति है, कैसे विकास होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं, इन सारी तमाम प्रकार की चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास, ये हेडिंग है, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों, मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के कई प्रकार के पक्ष, शारीरिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, एस्पेक्ट, इसको हम एस्पेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, तथा कई आयाम, डायमेंशन, कई मतलब दिशाएं, डायमेंशन, दिशाएं, दृष्टिकोण होते हैं। मनोविज्ञान को भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकारों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसके कौन कौन से पक्ष का अध्ययन करेंगे हम, इन जो उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भावात्मक विकास है, बाल विकास में इसी का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। और देखो, सिर्फ मानव का नहीं, मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान मानव का अध्ययन करता है या जंतुओं का अध्ययन करता है या पशु पक्षियों का अध्ययन करता है। तो विभिन्न प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे, और वो भी वैज्ञानिक ढंग से। साइकोलॉजी, वैज्ञानिक ढंग मतलब तार्किक रूप से, ये मतलब उसमें लॉजिकल बातें होती हैं, फालतू की बातें नहीं उसमें होती। तो मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का, सिर्फ मानव का नहीं, मानव एक प्राणी है, लेकिन सिर्फ मानव का नहीं, मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के कई प्रकार के पक्ष हैं। कई पक्ष मतलब शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, भाषाई पक्ष है, भाषा कैसी बोलता है, उसका भाषाई विकास कैसा हुआ है, इन सभी पक्षों का अध्ययन करता है, इन सभी आयामों का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान को भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और उसके भिन्न प्रकार हैं, और फिर उन प्रकारों का अध्ययन और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो जो ये बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक बड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। और गर्भकालीन अवस्था से लेके कहाँ से होती है शुरू, विकास कहाँ से होता है शुरू, गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज से लेकर युवावस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। और इस अवस्था में मानव व्यवहार के विकास तथा भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर भी विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर, जब वो शैशवावस्था में होगा तो कुछ और अध्ययन होगा, बाल्यावस्था में होगा तो कुछ और विशेषताएं होंगी, उनका अध्ययन किया जाएगा, किशोरावस्था में कुछ और विशेषताएं होगी, उनका अध्ययन किया जाएगा, और युवावस्था में कुछ और विशेषताएं होंगी तो उनका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्राणी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, स्वाभाविक सी बात है कि परिवर्तन होंगे। जब वो शैशवावस्था में आएगा तो परिवर्तन होंगे, फिर वहाँ से वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा बाल्यावस्था में तो परिवर्तन आएंगे, और परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है उसमें आएगा तो उसमें तो परिवर्तन होंगे ही। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, इनमें जो होने वाले परिवर्तन हैं, इनकी गति क्या है, इनकी मात्रा क्या है, इनकी स्पीड क्या है, स्पीड, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। और ये जो परिवर्तन होते हैं, ये वृद्धि सूचक और हास्य सूचक होते हैं। ये परिवर्तन होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये वृद्धि सूचक होते हैं और हास्य सूचक होते हैं। यदि आप में वृद्धि होती है,
आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आप में विकास होता है, आप अच्छा अच्छा सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत अच्छा आप में परिपक्व होते जाते हैं, तो आप में वृद्धि हो रही है। कहेंगे कि भैया इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, इनमें वृद्धि हो रही है। और कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे आप फालतू की चीज़ें सीख जाएंगे, जिससे आपके विकास में रुकावट होगी, आपके विकास का ह्रास होगा। ह्रास मतलब पतन होगा। तो दोनों प्रकार के होते हैं, पतन भी होता है और वृद्धि भी होती है। परंतु गर्भाधान से युवावस्था तक अधिकांश परिवर्तन वृद्धि सूचक ही होते हैं। तो ये क्या है कि ये गर्भाधान यानी कि गर्भ से लेके युवावस्था तक, यानी कि गर्भ जब बालक का जन्म नहीं हुआ वहाँ से लेके युवावस्था 20-21 वर्ष के आसपास, 20-21 वर्ष के आसपास आप में जो परिवर्तन होंगे, भले धीमे हों, तेज हों, थोड़ी सी स्पीड कम जाए, फिर स्पीड बढ़ जाए, लेकिन होंगे ज़रूर। ये यहाँ उसके कहने का मतलब है। उसके बाद कम हो जाए, रुक जाए, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ उसकी स्पीड थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। और मतलब पूरे जीवन अवधि के दौरान इसमें आपकी स्पीड थोड़ी बेहतर रहेगी। संक्षेप में कहें तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने बताया है कि गर्भकालीन अवस्था, शैशव अवस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इसको भी याद रखना। यहाँ से पूछ लेते हैं कि परिवर्तन कैसे होते हैं। अचानक या आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, क्रम से होते हैं, एक एक करके होते हैं। बाल्यावस्था में होंगे, उसके पहले शैशवावस्था में होंगे, बाल्यावस्था में होंगे कुछ परिवर्तन अलग, फिर किशोरावस्था में अलग होंगे, फिर आप बड़े हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे तो उसमें अलग होंगे, फिर इसके बाद ऐसे परिवर्तन चलते रहते हैं। इन सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये क्रम से होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रम से होती है, इसीलिए ये परिवर्तन भी क्रम से होंगे। और इनका हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे, ऐसे मनमर्जी से अध्ययन नहीं करेंगे। हम लॉजिकल बातें करेंगे, लॉजिकल तरीके से इसकी स्टडी करेंगे हम। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। भाई नवीन में चारों में पहले से कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, कक्षा में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, किसी से बोलता नहीं है, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, तो उसका भावात्मक विकास अच्छा हो ही नहीं सकता। भाई नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, कि हम किसी नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगा। सहपाठियों के द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता, तो ये भी गलत है। यदि उसका भावात्मक विकास अच्छे से हुआ है तो कक्षा में अपने सहपाठियों से मित्रतापूर्ण संबंध वो रखेगा, उसकी मित्रता सबसे होगी। एक आध को भले छोड़ दें, अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से अच्छी मित्रता होगी उसकी, क्योंकि वो भावात्मक रूप से, इमोशनल रूप से अच्छा है। और मैं इसको अब ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, वरना मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको और 2-4 अच्छे उदाहरण दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भावात्मक रूप से संतुलित छात्र होता कैसे है, कैसे हम उसको पहचानें कोई भावात्मक रूप से संतुलित है। जैसे मैं अपना उदाहरण ले लूँ कि मैं भावात्मक रूप से संतुलित हूँ या नहीं, तो मैं, जैसे आपने मेरे कमेंट अच्छे किए अभी, तो कोई बात नहीं, अच्छे किए, मैंने आपको थैंक यू बोला। आप यदि मेरे नेगेटिव कमेंट भी कहते हैं कि सर आप बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं, आप फालतू का पढ़ा रहे हैं, आप बकवास करते हैं, उसके बाद भी मैं आपको कहूँ कि चलो ठीक है मैं सुधार कर लूँगा, या कुछ भी, या मैं आपको गलत नहीं बोलता हूँ, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, तो आप कहेंगे कि इनका भावात्मक विकास बहुत अच्छा है, ये भावात्मक रूप से संतुलित है। क्योंकि कोई हमारी प्रशंसा भी करे या हमारी निंदा करे, यदि हम भावात्मक रूप से अच्छे हैं तो हमें अच्छा बना रहना होगा, हमें उनकी बातों में पड़ के उनके पीछे नहीं पड़ जाना होगा, और उनसे हमें लड़ाई झगड़े ये कुछ नहीं करना होगा, या हम उन्हें गाली देने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि हम भावात्मक रूप से संतुलित हैं तो कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। इमोशनली गुड है, अगर कोई बच्चा इमोशनली बैलेंस्ड है तो उसका फर्स्ट आंसर होगा। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसके उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? जैसे यदि आप, ये लाइव क्लास होगी, आप कोई प्रश्न हमसे पूछ लेते हो, मेरे पास उसका उत्तर नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता? मैं ये करता, पहला, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, ये कभी नहीं कहेंगे छात्र से, क्योंकि उसको हम नीचा नहीं दिखाएंगे। टालने का प्रयास करेंगे, अरे भाई हम टालेंगे क्यों, हमें टालना नहीं है। यदि हमें अच्छा शिक्षण करना है तो हमें किसी भी चीज़ को नहीं टालना, जो हमारे सामने समस्या आ रही है हमें उसका आत्मविश्वास के साथ समाधान करना है। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, यही आपका आंसर है कि हम उस प्रश्न का जवाब, यदि हमें पता नहीं होगा तो हम उसका
जवाब ढूंढेंगे घर जाके, और नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास होगी तो हम आपको उसका उत्तर देंगे। तीसरा इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? इससे ज्ञान बढ़ता है? नहीं। इससे कौशल बढ़ता है? नहीं। वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं? नहीं। ये 3 गलत हैं। ये चौथा सही है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब कहेंगे कि ये परामर्श क्या है? जैसे किसी ने मुझसे अभी मैसेज करके पूछा था कि सर मैं 3 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मैं उसमें 3 बार फेल हुई हूँ, एक बार 70, एक बार 75, एक बार कुछ और नंबर थे। तो अब मैं उसको सीटेट पे पास होने के लिए परामर्श दूंगा कि आप ऐसे ऐसे तैयारी कीजिए, ऐसे ऐसे नोट्स पढ़िए, इन मॉक टेस्ट को दीजिए, और आपकी 4 या 6 महीने के अंदर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लोग 3-4 महीने में तैयारी करते हैं, लेकिन यदि आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इससे पहले भी कर सकते हैं। और मैं सीटेट से संबंधित उनको सारा परामर्श देता हूँ, सारी सलाह देता हूँ, कैसे तैयारी करनी है, कैसे 120 लाने हैं। तो इसकी क्या उपयोगिता है? इससे क्या आपका ज्ञान बढ़ा? इससे क्या आपका कोई कौशल बढ़ा? क्या आप कोई स्किल सीखे? क्या आप नहीं सीखे? ना आप दुनियादारी में सफल हुए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने आपको ये बातें बताई, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं यार, यदि सर ने बोला ऐसा ऐसा होगा तो मैं ज़रूर 120 नंबर लेके आऊँगा। तो इससे आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है। विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चों को? कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री में भाग लेने के लिए, सहगामी क्रियाओं में, और शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। तो यहाँ ये सही है। इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। प्रोत्साहित मतलब उसको हम बढ़ावा देंगे। तो देखिए, कक्षा के अंदर और बाहर जहाँ भी जितने अधिक प्रश्न पूछ सकते हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न पूछो, क्योंकि तुम जिज्ञासी हो तो प्रश्न तो पूछोगे। बाहर पूछ लो, कक्षा के अंदर पूछ लो, कहीं भी पूछो, तुम्हारा समाधान होना चाहिए भाई। तो ये तो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, हाँ भाई पूछो। और समूह कार्य में ग्रुप एक्टिविटी करो, एक दूसरे बच्चों के साथ बोलो, बातचीत करो, एक दूसरों से सीखो, ग्रुप में पढ़ो, 10 बच्चे बैठ के आपस में पढ़ो, सीटेट की चर्चा करो, कैसे पास करेंगे, 10 प्रश्न तुम सुनाओ, 5 प्रश्न वो सुनाएगा, 2 प्रश्न वो सुनाएगा, ये ग्रुप स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाएं, मतलब पाठ सहगामी क्रियाओं में अधिक से अधिक भाग लो, मतलब जैसे बाल सभा हो रही तो भाई उसमें भाग लो, डांस कंपटीशन हो रहा तो यदि थोड़ा भी तुम्हें डांस आता है तो उसमें भाग लो, यदि संगीत का कार्यक्रम हो रहा तो थोड़ा सा भी अगर गाना आता है, नहीं भी आता है तो भाग लो, फुटबॉल खेली जा रही है, थोड़ी भी आती है नहीं भी आती है तो भी भाग लो, यदि कोई प्रतियोगिता जीके क्विज की हो रही है तो उसमें भी जाके भाग लो, इनमें भाग लेना चाहिए। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन चौथा गलत है कि शिक्षक जो तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं उसमें वो जो तुमसे प्रश्न पूछने वाले हैं तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने को, कि जैसे शिक्षक ने बोल दिया कि दीर्घ उत्तरीय से हम एक पाठ के दीर्घ उत्तरीय के तीसरा और चौथा प्रश्न का बोलेंगे टेस्ट, तो तीसरा चौथा रट के आ जाना, तो बच्चे क्या करेंगे, रट के आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि बच्चे पहली से 12वीं तक हमें उनका विकास करना होता है, हमें चीज़ें रटानी नहीं होती, उनका विकास करना होता है, उनकी समझ बढ़ानी होती है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अब ये विकास के सिद्धांत क्यों पढ़ाए जाते हैं ये बताइए आप। बच्चे के विकास के सिद्धांत समझना शिक्षक को क्यों सहायता करता है? या आपने पढ़े सिद्धांत, ये शिक्षक की किस चीज़ में सहायता करेगा? शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, कि उनका समाज का स्तर, किस समाज से वो आते हैं, क्या स्तर है उस समाज का। विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि, कि गरीब हैं या अमीर हैं या मीडियम हैं। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। अब हमें ये दर्शन शास्त्र की बातें नहीं करनी कि भाई इनको क्यों पढ़ाना है, इनको क्यों पढ़ाने की ज़रूरत है, इनको तो पढ़ाओ ही ना, ये हमें बातें नहीं करनी तमाम प्रकार की। और अगला है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रोत्साहित करने में। मतलब अधिगम शैली मतलब लर्निंग स्टाइल, LS, लर्निंग स्टाइल। सबकी सीखने की अलग अलग स्टाइल होती है। कोई 2 घंटे में याद कर लेता है किसी चीज़ को, कोई को 15 मिनट लगते हैं, और किसी को 3 घंटे लगते हैं। कोई बैठ के याद करता है, कोई लेट के याद करता है, कोई दिन भर पढ़ता है, कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 25 मिनट पढ़ता है, कोई मेरे वीडियो को पूरी देखता है, कोई 10 मिनट देखता है, कोई 45 मिनट देखता है, कोई 20 मिनट देखता है, कोई देखता ही नहीं है। ये लर्निंग स्टाइल है, ये सीखने की शैलियाँ हैं। तो यदि इनको प्रभावी रूप से अच्छे तरीके से संबोधित करना है, लागू करना है, तो शिक्षक को
बाल विकास के सिद्धांत समझने होंगे। ये डी आपका राइट आंसर है। बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी। बताइए आप, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो इसका आंसर है कि पहले मैं बता दूं कि सहानुभूतिपूर्ण क्या होता है। यदि आपको ना पता हो इन चारों के अर्थ तो कृपया अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो आपको चीज़ें याद रहें, आपकी समझ विकसित हो और आप रटें ना चीज़ों को। तो सहानुभूतिपूर्ण ये है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो माता पिता को क्या करना है कि इसको सहानुभूतिपूर्ण को लाड़ प्यार भी कहते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते हैं कि नहीं बेटा, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं गए तो कोई बात नहीं, घर पे पढ़ लेना। अब ये जो है ये सहानुभूतिपूर्ण है, वो बहुत सहानुभूति से बात कर रहे हैं। उनके बच्चों ने अपने माता पिता को डांट भी दिया उल्टा, तो भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वो उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है, लाड़ प्यार दे रहा है। हाँ बेटा पढ़ लेना जब तुम्हारा मन हो। स्कूल मम्मी मैंने आज स्कूल नहीं जा रहा, हाँ नहीं जाओ, ठीक है घर पे पढ़ लेना। ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। तो ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना। नकारात्मक व्यवहार ये है कि बच्चा पढ़ता भी है, स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, घर पे भी पढ़ता है, लेकिन कभी वो छोटी सी गलती कर देता है तो उसको डांट दिया, मार दिया और बहुत सारी उससे मतलब गंदी गंदी बातें उसको बोल दी। ये नकारात्मक व्यवहार होता है। हमें ये भी नहीं करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी नहीं करना है, मतलब अधिक लाड़ प्यार भी नहीं करना है, उससे नकारात्मक व्यवहार भी नहीं करना है। और तटस्थ या पार्शियल कहते हैं इसको शायद इंग्लिश में, यदि मैं गलत ना हूँ तो पार्शियल भी कहते हैं। तटस्थ क्या होता है? तटस्थ ये होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक उसकी माँ है और एक उसकी वाइफ है, तो माँ और वाइफ की लड़ाई हो जाती है दोनों की आपस में, और जब वो व्यक्ति घर आता है अपनी जॉब करके, तो माँ और उसकी पत्नी दोनों उसको सुनाती हैं कि देखो तुम्हारी माँ की गलती है, उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा बोला। उसकी माँ बोलती है उसकी वाइफ से कि तुम्हारी वाइफ की गलती है, उसने ऐसा बोला। तो वो व्यक्ति क्या करता है, ना माँ की साइड लेता है ना वाइफ की साइड लेता है, और वो कहता है कि देखो मुझे नहीं पता किसकी गलती है, तुम जानो और तुम जानो। ये होता है तटस्थ, कि मुझे नहीं पता। अब जैसे अमेरिका की और रूस की लड़ाई हो जाती है और फिर दोनों बोलते हैं भारत से कि तुम किसके साथ हो, तो भारत कह देता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तटस्थ हूँ। जैसे आपके दो फ्रेंड हैं, आपके दो अच्छे फ्रेंड हैं और दोनों की लड़ाई हो जाती है, फिर वो दोनों बोलते हैं कि तुम यार उससे नहीं बोलना, तुम यार उससे नहीं बोलना। तो तुम क्या कहते हो कि नहीं मैं तो तुमसे भी बोलूँगा और मैं तो तुमसे भी बोलूँगा और तुमसे भी बोलूँगा, मतलब मैं किसी एक की साइड नहीं लूँगा, या तुम जानो और तुम जानो दोनों। ये होता है तटस्थ। ना मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं उसके साथ हूँ, मुझे दोनों का साथ नहीं देना। तो दो फ्रेंड हैं, उनकी लड़ाई हो गई और वो बोलते हैं तुम किसका साथ दोगे, तो मैंने कह दिया कि देखो ना मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना मैं उसका साथ दूंगा, मैं दोनों का साथ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हो, तो मैं दोनों का साथ नहीं दूंगा, मैं तटस्थ हूँ। और अग्रोन्मुखी क्या होता है? अग्रोन्मुखी होता है कि बच्चे जब सीखते हैं तो उनके माता पिता उनको सीखने में मदद करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, घर में अच्छा उनको भोजन देते हैं ताकि उनका विकास हो सके, पढ़ाई में मन लग सके, और जो भी वस्तु जो भी चीज़ उन्हें स्टिमुलस भी देते हैं यदि वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे मैंने कल पावलो का उदाहरण आपको दिया था कि पावलो ने साल भर अच्छी पढ़ाई की और जब पावलो टॉपर रहा तो पावलो को हवाई जहाज, जो उसको बड़ा मन था उसको हवाई जहाज में घूमने का, तो उस हवाई जहाज में घूमने भी दिया गया स्कूल की तरफ से। तो ये होता है अग्रोन्मुखी, कि बालक को जो ज़रूरत है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अग्रोन्मुखी मतलब सबसे आगे तो हम उसके विकास में बढ़ चढ़ के, उसके सीखने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे यदि आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो मैं उसमें अग्रोन्मुखी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो भी सारे अच्छे नोट्स होंगे मैं आपको वो दूंगा। मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, ये खुद क्वेश्चन तैयार करके आपको देता हूँ, और खुद मॉक टेस्ट में आपको 15-20 मॉक टेस्ट दूंगा पेपर के पहले, और बहुत अच्छी एडवाइस आपको दूंगा ताकि आप भटक ना सकें, और अच्छे वीडियो अच्छी कंटेंट आपको दूंगा ताकि आपको सीटेट पास करने में कोई परेशानी ना हो। ये अग्रोन्मुखी भूमिका होती है। अगला है कृतिका। कृतिका अक्सर घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ये क्या दर्शाता है? एक लड़की है कृतिका, हमारे पड़ोस में रहती है कृतिका। तो कृतिका अक्सर घर पे ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन जब वह स्कूल जाती है तो वह बहुत बात करती है। इसका कारण क्या है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको अपना घर पसंद होता है, इसको काट दो। दूसरा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है,
तीसरा है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये कोई लॉजिकल नहीं है। तीसरा जो है कोई लॉजिकल नहीं है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर दे। यह लॉजिकल कोई वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं हो रही है, नहीं तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं हो रही, कोई आधार सिद्ध नहीं हो रहा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको काटते हुए अपने आंसर तक पहुँचेंगे। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये गलत। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी गलत। अब हमारे 2 बचे, तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये सही है। तो देखो क्या होता है, कृतिका जो है हमारे पड़ोस में रहती है कृतिका, तो क्या घर में क्यों नहीं वो बात करती? घर में वो इसलिए बात नहीं करती है क्योंकि उसके घर के भैया, उसकी दीदी, उसके चाचा चाची, माता पिता उसकी बातों को कोई भी मानता नहीं है, ना कोई मान्यता देता है। वो कहती है, वो मुँह चलाती है, सब लोग कहते हैं ये तू शांत रह, तू ज़्यादा होशियार मत बना कर, तू ये ना बोला कर, तू वो ना बोला कर, तू शांत रहा कर, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है चीज़ें। तो और बार बार उसको ऐसे टोकते हैं, तो वो क्या है कि घर में बोलना बंद कर देती है, घर में ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि कोई उसकी बात सुनता ही नहीं, कोई उसकी बात मानता ही नहीं, उसकी बातों को मान्यता नहीं दी जाती घर में। तो विद्यालय में उसको बहुत मान्यता मिलती। विद्यालय में जब भी दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बाल सभा में कहानी शेयर करती है, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाती है, तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसकी बात मानते भी हैं, उसको प्रोत्साहित भी करते हैं कि हाँ यार तुम तो बहुत अच्छा सुनाती हो, और रोज़ को ऐसे ही तुम बाल सभा में नई नई चीज़ें सुनाती हो, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छी चीज़ें तुम सुनाती हो। तो इसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए कृतिका विद्यालय में काफ़ी बातचीत करती है। घर में कोई उसको मानता नहीं है तो वह बात नहीं करती। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है क्योंकि वह अधिक जिज्ञासु है, इसका बी आंसर है। एक बच्चा अपने सहपाठियों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। क्यों झगड़ता है? इसलिए झगड़ता है क्योंकि लड़ता झगड़ता है तो अब क्या करेंगे? बच्चे को सजा देंगे, अपने बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, कारण पता करेंगे, उसके माता पिता शिकायत। इसका आंसर आप कमेंट में दें। कल किसी ने शायद 39 क्वेश्चन आज कमेंट में दिया है, और 39 शायद कल भी था, यदि मुझे एग्जैक्ट नंबर याद है तो। किसी ने उसका सी बताया था, स्कूल का बस्ता। हाँ, उसका सही आंसर है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, हमारी स्टाइल अच्छी लगे, और हम धीरे धीरे इसमें और इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी, हमारी जो हमारी रिदम होती है वो पकड़ लेगी, एक लय होती है, लय पकड़ लेगी, उसके बाद हम और अच्छा आपको पढ़ाएंगे। तो आप कमेंट करें यदि आपको इसका आंसर पता है तो। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये सही है। ये जो NCF है, NCF में भी ये कहा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें भी कहा गया है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। बच्चे रचनात्मक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो स्वयं कोई क्रिएटिविटी करते हैं। ये सही है आपका। स्वयं सृजन मतलब किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ की खोज करना। जैसे पुराने प्लास्टिक के बर्तनों से किसी ने एक अच्छा कामचलाऊ डिब्बा बना दिया या कुछ भी बना दिया। तो ये जो रचना करते हैं वो बच्चे स्वयं अपने ज्ञान से करते हैं, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं करते, अंदर से ज्ञान आता है उनमें। ये परामर्श का उद्देश्य क्या है? अब हमें ये पढ़ना है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। जैसे आपको मैं परामर्श दूँ कि सीटेट कैसे पास करना है, 120 नंबर कैसे लाना है सीटेट में। हमारे पास 4 महीने हैं गुरुजी, और हमें 4 महीने यानी कि 120 दिन में 120 नंबर लाना है, पर डे 1 नंबर। तो मैं तुम लोगों को पहले समझूंगा कि तुम लोगों की कितनी तैयारी है अभी, या जीरो से शुरू करना है, या 1-2 बार दे चुके हो, या कितना लेवल है तुम्हारा, हमें ये देखना पड़ेगा पहले। फिर हम तुम्हारी कमियों का पता लगाएंगे, तुम लोगों को पढ़ाएंगे हम, फिर एक टेस्ट देंगे हम, और फिर उस टेस्ट के आधार पर मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम लोगों का स्कोर क्या रहा, तुम लोगों ने कितना पढ़ा, अभी कितना पढ़ने की आवश्यकता है तुम लोगों को, ताकि तुम 4 महीने में 120 प्लस कर सको। बच्चे के समायोजन में सहायता करना है। यदि तुम कहते हो कि गुरुजी हमसे इन नोट्स से तैयारी नहीं बन रही है, वीडियो से नहीं बन रही, तो मैं तुम्हें और कोई दूसरा तरीका बताऊं ताकि तुम उससे कर सको और कहीं ना कहीं तुम समायोजित हो सको। तो इन सभी में सहायता करना परामर्श का उद्देश्य होता है। डी राइट आंसर है। बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? बच्चे ने जब पूछा है तुरंत करनी चाहिए, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम तो यही है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सारे चाइल्ड स्पेशल है हमारे लिए, कोई एक चाइल्ड स्पेशल नहीं, हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। NCF हमें ये बताती है।
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर कोई अच्छा टीचर है, ये ही इज़ अ गुड टीचर, यदि वो अच्छा टीचर है तो वो क्या करेगा, कंपटीशन बढ़ाएगा, कंपटीशन दोनों ही बढ़ाएगा। प्रतिद्वंदिता, ये भी कंपटीशन होता है। प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन है। तटस्थता कि एक दूसरे से बोलो मत, एक दूसरे की ज़्यादा मदद मत करो, ये भी नहीं करेगा। एक ही ऑप्शन है जो अलग दिख रहा है कि सहयोग की भावना को बढ़ाएगा, कि एक दूसरे का सहयोग करो। तुम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये ना करो कि ये अच्छे नोट्स मेरे पास है तो मैं उसको ना दूं, उसके पास है तो उसको ना दूं। सारे आपस में मिल बांट के अच्छी तैयारी करो और सारे अच्छे नंबर लाओ। उसको जिसको जो उस पर मैथ नहीं मन रही तुम उसको मैथ सिखा दो, उस पर CDP नहीं मन रही तुम उसको CDP सिखा दो, उस पर हिंदी ग्रामर नहीं मन रही तुम उसको हिंदी सिखा दो। आपस में सब करो एडजस्टमेंट और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ो। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए उपरोक्त तीनों का, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने किसी एक या दो दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और मैं इसी तरह आपको अच्छी से अच्छी क्लास दे पाऊँ। और यदि आपको जो भी पूछना है, आपकी देखो मैथ क्लास और साइंस, आप मैथ साइंस का जो 60 नंबर का पेपर होता है उसकी साइंस की क्लास तो कुछ दिन बाद होगी, लेकिन मैथ की क्लास हम 20 तारीख से शुरू करेंगे। 20 तारीख से आपकी मैथ की क्लास शुरू होगी और आप जो भी विषय चाहते हैं कृपया कमेंट करें ताकि मेरा ध्यान उसकी तरफ जाए और मैं उसकी व्यवस्था कर पाऊँ, उसकी तैयारी कर पाऊँ। तो मैथ की क्लास आपकी 20 तारीख से होगी, बाल विकास की क्लास आपकी इसी तरह चलेगी और कुछ दिन बाद आपकी बाल विकास की 2 क्लास होंगी या टाइमिंग बढ़िया की होगी। जितनी भी वीडियो की टाइमिंग आप चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके, मेरे तक ये बात पहुँच सके कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं और किस विषय की चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने किसी एक या दो दोस्तों तक शेयर करें।